नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं संध्या विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना लर्निंग चैनल हिंदी शिक्षालय। दोस्तों, हिंदी साहित्य में एमए कर रहे मेरे सभी साथी जानते हैं कि थर्ड सेमेस्टर की तैयारी कितनी चुनौती भरी होती है, खासकर जब जब सिलेबस इतना बड़ा हो। लेकिन कहते हैं ना, सही दिशा में की गई मेहनत हमेशा रंग लाती है। आज की ये वीडियो आपके लिए एक तरह का गाइड मैप होने वाली है। हम देखने वाले हैं एमए हिंदी साहित्य थर्ड सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इससे न सिर्फ आपको सवालों का पैटर्न पता चलेगा, बल्कि यह भी समझ आएगा कि कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं एमए थर्ड सेमेस्टर हिंदी साहित्य का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसका नाम है छायावादोत्तर काव्य। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर की बनावट को समझिए। देखिए कि कितने सवाल अनिवार्य हैं और लॉन्ग आंसर्स के लिए कितने अंक यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। टिप नंबर 1, हमेशा अनिवार्य प्रश्नों पर शुरुआत करें। जो आपको सवाल सबसे पहले आते हैं और अच्छे से लिखना आ रहा है, सबसे पहले आंसर राइटिंग में आप उस प्रश्न से शुरुआत कर सकते हैं। और अगली टिप है, एक बात जो अक्सर स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, वह है समय का प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। पेपर में देखिए आपको कितने घंटे का समय मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पर 3 घंटे का समय आपको मिलता है। आपको कुल कितने सवालों के जवाब देने हैं, ये भी आपको देख लेना है। यहाँ पर 10 प्रश्न दिए गए हैं और उनमें से किन्हीं 5 ही प्रश्न का उत्तर देना है। इसका मतलब है कि एक लॉन्ग आंसर पर आपको लगभग 35 से 40 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है। इसकी प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दीजिए, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में आंसर राइटिंग के समय आसानी हो। और सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो है किसी सवाल को अधूरा छोड़ देना। अगर आपको किसी सवाल का जवाब पूरा नहीं आता, तो भी उससे संबंधित जो भी जानकारी हो उसे पॉइंट्स बनाकर ज़रूर लिखें। हिंदी साहित्य में खाली कॉपी छोड़ने से बेहतर है कुछ तो लिखकर आना ही चाहिए। तो ये रही आप लोगों के लिए टिप, जो कि आपको एग्ज़ाम में सबसे पहले ध्यान देनी है और इस बात पर गौर कर लेना है कि कितने नंबर का क्वेश्चन है और कितने प्रश्नों का उत्तर देना है। और सबसे पहले आप अच्छे से पूरा पेपर एनालिसिस करेंगे। जो सवाल सबसे अच्छे से आता है उसे आप सबसे पहले लिखेंगे, जो कि आपकी कॉपी पर प्रभाव डालता है और आंसर राइटिंग को बेहतर बनाता है। तो चलिए अब देख लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित अवतरण की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं कि हमें यहाँ पर व्याख्या कैसे करनी होती है। एमए में व्याख्या करने का तरीका स्कूल या कॉलेज से बहुत अलग होता है। इसे रटने के बजाय वैज्ञानिक और साहित्यिक तरीके से लिखना होता है। सबसे पहले बात आती है संदर्भ की। तो यहाँ पर सिर्फ आप कवि और कविता का नाम मत लिखिए, इसमें और भी गहराई से बताइए। जैसे कि ये बताएं कि ये पंक्तियाँ किस कवि की और किस विचारधारा, जैसे कि प्रगतिवादी या प्रयोगवादी, किस विचारधारा को दर्शाती है। जैसे कि आप लिख सकते हैं, ये पंक्तियाँ नागार्जुन की उस विद्रोही चेतना का उदाहरण है जो आज़ादी के बाद के शोषण को उजागर करती है। इस प्रकार लिखने से यह दर्शाता है कि आपको कवि के काल और विचारधारा का ज्ञान है। दूसरा आता है प्रसंग। यह सबसे छोटा लेकिन सबसे ज़रूरी हिस्सा होता है। आप इसमें बताएं कि इन पंक्तियों में मूल रूप से क्या बात कही गई है। जैसे कि उदाहरण में आप लिख सकते हैं कि इन पंक्तियों में कवि वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था के पाखंड पर व्यंग करते हुए आम आदमी की पीड़ा को अभिव्यक्त कर रहा है। तीसरा और सबसे बड़ा हिस्सा है व्याख्या। यहाँ सिर्फ सरल अर्थ मत लिखिए, बल्कि भावार्थ पर जोर दीजिए। हर पंक्ति के सरल अर्थ के साथ साथ उसमें छिपा हुआ गहरा दार्शनिक या सामाजिक अर्थ जरूर खोलें। उदाहरण में जैसे कि आप लिख सकते हैं कि जब कवि कहता है तो इसका तात्पर्य केवल शब्दों से नहीं है, बल्कि वह, आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे छायावादोत्तर काल की किसी समस्या जैसे महानगरीय अकेलापन या मूल्यों का विघटन की ओर संकेत कर रहा है। इतना लिखने के बाद सबसे बड़ी बात यह होती है कि व्याख्या को हमेशा विस्तार दें। 15 नंबर या 14 नंबर के अंक की व्याख्या कम से कम 2 पेज की तो होनी ही चाहिए। विशेष यह आपके उत्तर को साहित्यिक मास्टरी देता है और यही वो जगह है जहां एमए के छात्रों को सबसे ज़्यादा नंबर मिलते हैं। इसमें आपको सबसे पहले 3 बिंदु लिखने होंगे। कम से कम 3 बिंदु तो ज़रूर लिखें। भाषा शैली, जैसे कि इसमें किस भाषा का प्रयोग हुआ है, प्रतीकात्मक क्या है और व्यंग्य की क्या शैली प्रयुक्त हुई है। अगला है छंद या अलंकार। छंद या अलंकार जैसे मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है या उपमा या रूपक अलंकार की सुंदर योजना है। भावगत विशेषता,
सबसे ज़रूरी है कि यहाँ बताएं कि यह पद्यांश कवि के किस अन्य विचार पर या किसी अन्य घटना से जुड़ता है। यही वो सेक्शन है जो आपको उत्तर को रटा रटाया होने से बचाकर अकादमिक बनाता है, इसलिए इन विशेष बातों पर ज़रूर ध्यान दें। चलिए देख लेते हैं कि कौन सा पद्यांश यहाँ पर दिया हुआ है और ये किसका है। लोहित पिता को घर से निकाल दिया, जब मन करुणा सी मन को हंकाल दिया, स्वार्थों के टेरियर कुत्तों को पाल लिया, भावना के कर्तव्य त्याग दिए, हृदय के मंतव्य मार डाले, बुद्धि का भाल ही फोड़ दिया, तर्कों के हाथ उखाड़ दिए, जम गए जाम हुए फंस गए, अपने की कीचड़ में धंस गए, विवेक बघार डाला, स्वार्थों के तेल में आदर्श खा गए। ये जो पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां गजानन माधव मुक्तिबोध के कविता अंधेरे में, जो कि एक लंबी कविता है, उससे लिया गया है। मुक्तिबोध यहाँ आज़ादी के बाद के उस बुद्धिजीवी वर्ग पर व्यंग्य कर रहे हैं जिसने लोकहित यानी कि जनता का कल्याण जैसे पिता तुल्य आदर्श को घर से निकाल दिया, जन मन करुणा जैसी माँ के समान भावना को दूर कर दिया और इसके बदले स्वार्थ जैसे खतरनाक टेरियर कुत्तों को पाल लिया। यह हिस्सा आज़ादी के बाद देश में फैले भ्रष्टाचार और स्वार्थपरता और आदर्शों के पतन को दिखाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अवतरण की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। यह कौन सा अवतरण है, चलिए पढ़ लेते हैं। शब्द किस तरह कविता बनते हैं इसे देखो, अक्षरों के बीच गिरे हुए आदमी को पढ़ो, क्या तुमने सुना कि यह लोहे की आवाज़ है या मिट्टी में गिरे हुए खून का रंग। लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि इसमें यह किस कवि की कविता है और इसमें क्या भावार्थ निहित है। यह अंश धूमिल यानी सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल की एक बहुत ही प्रसिद्ध और वैचारिक कविता है, जिसे अक्सर धूमिल की अंतिम कविता या उसकी रचना लोहे का स्वाद के अंतर्गत उद्धृत किया जाता है। इस पद्यांश का मूल भाव कविता की रचना प्रक्रिया और उसका सामाजिक यथार्थ है। जैसे कविता का जन्म दर्द से, धूमिल के लिए कविता केवल सुंदर शब्दों का मेल नहीं है, बल्कि यह संघर्ष और पीड़ा से जन्म लेती है। वे कहते हैं, अगर तुम्हें जानना है कि शब्द किस तरह कविता बनते हैं तो अक्षरों के बीच गिरे हुए आदमी को पढ़ो। इसका अर्थ है कविता में जो शब्द हैं उनके पीछे आम आदमी का शोषण और उसका दुख और उसका पतन छिपा हुआ है। इसमें कवि पूछता है कि क्या तुम्हें कविता में लोहे की आवाज़ सुनाई देती है या मिट्टी में गिरे हुए खून का रंग दिखाई देता है। लोहे की आवाज़ शब्द का यहाँ व्यवस्था की कठोरता और शोषण की हिंसा का प्रतीक है। मिट्टी में गिरे हुए खून का रंग जो यह दर्शाता है कि यह शहीदों, मजदूरों और शोषितों के बलिदान का प्रतीक है। असली महत्व कथ्य का, शिल्प का नहीं है। इस कविता के माध्यम से धूमिल यह बताना चाहते हैं कि कविता का कलात्मक शिल्प महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसका कथ्य यानी कि क्या कहा गया है ये महत्वपूर्ण है। कविता को समाज के यथार्थ और विद्रोह की चेतना से जुड़ा हुआ होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न भी यही है कि अवतरण की ससंदर्भ व्याख्या करनी है। चलिए अवतरण पढ़ लेते हैं कि कौन सा अवतरण है। जिंदगी को वह गढ़ेंगे जो शिलाएं तोड़ते हैं, जो भगीरथ नीर की निर्भय शिराएं मोड़ते हैं। यज्ञ को इस शक्ति श्रम के श्रेष्ठतम मैं मानता हूँ, जिंदगी को वे गढ़ेंगे जो खदानें खोदते हैं। लौह के सोए असुर को कर्म रथ में जोतते हैं, यज्ञ को इस शक्ति श्रम के श्रेष्ठतम मैं मानता हूँ। आइए इसका भावार्थ देख लेते हैं और यह किस कवि द्वारा लिखी गई कौन सी कविता है। तो यह पद्यांश केदारनाथ अग्रवाल की सुप्रसिद्ध प्रगतिवादी कविता जो शिलाएं तोड़ते हैं का एक अंश है। इस पद्यांश का मूल संदेश श्रम की महिमा और मेहनतकश वर्ग में निहित सृजन की शक्ति को दर्शाता है। जीवन की निर्माता श्रमजीवी कवि मानता है कि जिंदगी को गढ़ने, बनाने या संवारने का काम सिर्फ वे लोग करेंगे जो शारीरिक श्रम करते हैं और बाधाओं को तोड़ते हैं। भगीरथ नीर का संदर्भ यहाँ फिर आता है। भगीरथ ने कठोर परिश्रम से गंगा को धरती पर उतारा था। यहाँ कवि मानता है कि वास्तविक सृजन यानी निर्भय सिराएं मोड़ना वह वही कर सकता है जो मेहनती और निडर होता है। अगली जो पंक्ति है, यज्ञ को इस शक्ति श्रम के श्रेष्ठतम में मानता हूँ, इसमें यह प्रगतिवाद का सबसे बड़ा उद्घोष है। कवि धार्मिक यज्ञ की जगह शक्ति श्रम को ही सर्वोच्च और सबसे पवित्र मानता है, यानी मेहनत ही पूजा है। आगे कवि कहता है, जिंदगी को वो गढ़ेंगे जो खदानें खोदते हैं। जिंदगी को वे गढ़ेंगे
जो लोग खदानें खोदकर धरती के भीतर छिपे संसाधनों को बाहर लाते हैं, वे ही सभ्यता का निर्माण कर रहे हैं और उनका कठोर श्रम ही भविष्य की नींव है। आई होप आप लोगों को ये कविता समझ में आ गई होगी कि किसकी है और उसमें क्या भावार्थ निहित है। तो आप लोग ऐसे ही अपने आंसर को लिखेंगे। जो टिप्स मैंने अभी बताए हैं आप लोग उन पर विशेष ध्यान दें। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं और देख लेते हैं कि अगला पद्यांश कौन सा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अवतरण की सासंदर्भ व्याख्या कीजिए। अवतरण है, हो गया हूँ मैं नहीं पाषाण, जिसको डाल दे कोई कहीं भी, करेगा वह कभी कुछ ना विरोध, करेगा वह कुछ नहीं अनुरोध, वेद ना ही नहीं उसके पास, उठेगा फिर कहाँ से निश्वास। मैं न साधारण सचेतन जंतु, यहाँ हाँ न किंतु और परंतु, यहाँ हर्ष विषाद चिंता क्रोध, यहाँ है दुख सुख का अवबोध, यहाँ है प्रत्यक्ष और अनुमान, यहाँ स्मृति विस्मृति कब सभी के स्थान, तभी तो तुम याद आती प्राण, हो गया हूँ मैं नहीं पाषाण। यह पद्यांश नई कविता के दौर के बुद्धिजीवी वर्ग की निष्क्रियता और पीड़ा को दर्शाती है। यह कविता गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखी गई है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, केदारनाथ अग्रवाल के काव्य में निहित प्रगतिवादी चेतना का सोदाहरण वर्णन कीजिए। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। केदारनाथ अग्रवाल की प्रगतिवादी चेतना। दोस्तों, केदारनाथ जी वो कवि हैं जिनकी कविता में सीधी सादी जमीन की महक है। उनकी प्रगतिवादी चेतना का मतलब है गरीब किसान, मजदूरों का शोषण और प्रकृति का श्रम से जुड़ाव। जब आप इनका उत्तर लिखें तो बांगर की फसल और पाइप जैसी कविताओं का जिक्र जरूर करें। उनकी कविता में संघर्ष की आवाज है लेकिन सुंदरता भी है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, नागार्जुन की क्रांतिकारी और विद्रोही चेतना का सोदाहरण वर्णन कीजिए। अब बात करते हैं नागार्जुन की। नागार्जुन की क्रांतिकारी और विद्रोह चेतना, इन्हें जनता का कवि कहा जाता है। इनकी चेतना किसी दार्शनिक तक सीमित नहीं है। इन्होंने नेताओं के पाखंड, सरकारी तंत्र की खामियों और समाज में व्याप्त अंधविश्वासों पर सीधा वार किया है। इनका विद्रोह मजाकिया भी है और तीखा भी है। उत्तर में आप लोग अकाल और उसके बाद और हरिजन गाथा जैसे उदाहरणों से भी इनकी निर्भीक आवाज को हाईलाइट कर सकते हैं, जिससे कि आपके आंसर पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, धूमिल के काव्य में चित्रित व्यवस्था विरोध और छद्म लोकतंत्र के प्रतिरोध की भावना की समीक्षा कीजिए। छायावादोत्तर काल के सबसे तीखे कवियों में से एक हैं धूमिल। इनका प्रश्न व्यवस्था विरोध और छद्म लोकतंत्र के प्रतिशोध पर आधारित है। धूमिल की कविता गुस्से की कविता है। उनकी नज़र में आज़ादी के बाद का लोकतंत्र एक छलावा है, एक मुखौटा है। वो मानते हैं कि रोटी और संसद के बीच कोई पुल नहीं है। धूमिल ने 20 साल बाद मोचीराम और संसद से सड़क तक जैसी रचनाओं में सच्चाई और दिखावे के बीच के फर्क को उजागर किया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अंधेरे में कविता की राजनीतिक एवं सामाजिक चेतना का तर्कपूर्ण विश्लेषण कीजिए। यह सबसे गहन और चुनौतीपूर्ण सवाल है। यह कविता सिर्फ कविता नहीं है, यह कविता आधुनिक मनुष्य के अंतरात्मा का पूरा मैप है। इसमें फैंटेसी का इस्तेमाल हुआ है, जहां कवि आत्म आलोचन करता है और एक सत्य की तलाश करता है। उत्तर में बताएं कि यह कविता व्यक्तिगत पीड़ा से शुरू होकर सामूहिक क्रांति की ओर इशारा करती है। यह प्रश्न सबसे ज़्यादा अंक दिला सकता है आपको, तो इस प्रश्न पर विशेष पकड़ बनाएं और इसे अच्छे से तैयार कर लें। अगला प्रश्न देखते हैं। कुरुक्षेत्र के षष्ठ सर्ग की मानवतावादी संवेदनशीलता पर प्रकाश डालिए। कुरुक्षेत्र युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखा गया एक महाकाव्य है, पर इसका सार शांति और मानवता है। विशेष रूप से छठा सर्ग, इसमें दिनकर ने भीष्म पितामह के मुख से ये सवाल पूछा है कि युद्ध क्यों, मनुष्य क्यों लड़ता है। इसका मूल प्रतिपाद्य हिंसा का विरोध और मनुष्यता की स्थापना है। उत्तर में यह मानवतावादी दृष्टिकोण ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। चलिए अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। अगला और आखिरी प्रश्न है, असाध्य वीणा के मूल प्रतिपाद्य की समीक्षा कीजिए। आखिरी और बहुत ही दार्शनिक प्रश्न है यह। अज्ञेय की असाध्य वीणा का मूल प्रतिपाद्य। यह कविता के व्यक्तिगत और प्रकृति के गहरे संबंध को दर्शाती है। इसका मूल संदेश है जीवन की साधना। वीणा तब तक नहीं बजती जब तक साधक यानी प्रियंवद खुद को शून्य न कर दे। इसका मतलब है कि सफलता या ज्ञान तभी मिलता है जब हम अपना अहंकार छोड़ दें।
उत्तर में आप लोग बताएं कि यह कविता अहंकार, त्याग और समर्पण के द्वारा ही सृजन संभव होने के दर्शन को प्रस्तुत करती है। आप जब इन प्रश्नों के उत्तर लिख रहे हों तो आप लोग बीच बीच में कोटेशंस का यूज जरूर करें। अगर आप नागार्जुन के किसी प्रश्न को हल कर रहे हैं तो उसमें नागार्जुन द्वारा लिखी गई कविता अकाल और उसके बाद की कुछ पंक्तियां दोहरा सकते हैं। उसमें लिख सकते हैं, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही सिगस्त। या फिर आप अगर मुक्तिबोध की कोई पंक्ति लिख रहे हैं तो मेरे विचार उड़ रहे हैं क्षिप्र गति पंखों की तौल, वे कहाँ जा रहे हैं क्यों, क्या उन्हें राह की तलाश है, आत्मा की खोज का अर्थ क्या है। ऐसे कुछ पंक्तियां आप लोग उसमें लिख सकते हैं जिससे कि आपका उत्तर और भी प्रभावी हो जाएगा। तो दोस्तों, यह था एमए हिंदी साहित्य थर्ड सेमेस्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक गहरा विश्लेषण। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको यह समझने में मदद मिली होगी कि तैयारी की असली दिशा क्या होनी चाहिए। याद रखिए, प्रीवियस ईयर पेपर सिर्फ सवाल नहीं होते, ये एक तरह का ब्लूप्रिंट होते हैं जो आपको बताते हैं कि परीक्षा की मांग क्या है। अब एक छोटा सा काम आपके लिए, इस पेपर में आपको सबसे कठिन सवाल कौन सा लगा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पेपर में किसी खास सवाल का उत्तर डिटेल में बताऊं तो वह भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर यह वीडियो आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल रही हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो एमए हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं। और ऐसे ही उपयोगी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और खुश रहिए।